Hello everybody, welcome you all in today's session. Dear students, today we will talk about fundamental rights included in the Indian Constitution. प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। पिछले सेशन में हमने मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी कि भारत के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं वो किस स्वरूप के हैं। आज हम उन मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे भारत के संविधान में किया गया है। हमने ये भी पढ़ा है कि ये मौलिक अधिकार हमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आज हम जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसके बारे में हम चर्चा शुरू करें इससे पहले शायद आपके दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि हमने तो ये पढ़ा है कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक उनका जिक्र है, लेकिन हम आर्टिकल 14 से शुरू कर रहे हैं, तो फिर अनुच्छेद 12 और 13 वो कहाँ चले गए। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। व्हाट इज स्टेट, राज्य किसे कहते हैं, इसको परिभाषित किया गया है। हमने ये पढ़ा है कि राज्य के द्वारा ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और राज्य अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के खिलाफ अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो फिर किसके खिलाफ जाएंगे, राज्य है क्या। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट अंडर आर्टिकल 12 द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट हैज़ बीन गिवन। आर्टिकल 13 में क्या है, 13 में, आर्टिकल 13 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करता हो, तो ऐसे कानून के खिलाफ न्यायालय में चुनौती उसे दी जा सकती है और न्यायालय ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 के अंदर कहीं ना कहीं न्यायपालिका को एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करता हो। अगर ऐसा करता है तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका
असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ऐसा आर्टिकल 13 में ये व्यवस्था की गई है। तो ये है आर्टिकल 12 और 13 कैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। और अब हम बात करते हैं हमारा पहला मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार, जो 14 से शुरू होकर 18 तक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय यह है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नज़र में सभी लोग समान है। जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कानून किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा और ना ही कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या किसी वर्ग को कोई विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म का हो, सब पर एक जैसा ही कानून जो है वो लागू होगा। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा, तो सबको एक जैसी ही सज़ा दी जाएगी, एक जैसा ही दंड मिलेगा। फिर वो चाहे कोई एक छोटा कर्मचारी हो या कोई एक बड़ा अधिकारी हो या आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबको उस कानून के उल्लंघन के लिए एक जैसा ही दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी लोगों के ऊपर एक जैसा ही कानून लागू होगा और किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, रंग, लिंग, नस्ल और वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जिसके अधीन धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों से कोई भेदभाव किया जा सकता हो। कहने का मतलब कि जैसे हमारी कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई सिनेमा घर है या कोई भी सार्वजनिक स्थान है, उसका प्रयोग करने से किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ये सबके लिए समान रूप से खुले हैं। सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक प्रयोग की कोई चीज़ें हैं, जैसे कोई हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, सड़कें हैं, तो इनका प्रयोग करने से हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को वर्जित नहीं कर सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव हम इस आधार पर किसी से नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई पब्लिक टैप है, तो कोई पब्लिक टैप है या वाटर रिसोर्सेज है, तो वहाँ से हम ये कहकर किसी को नहीं रोक सकते कि आप इस जाति के हैं तो आप यहाँ से पानी नहीं ले सकते, या आप इस धर्म के हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमने क्या किया है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक समय ऐसा था जब समाज में इस प्रकार का भेदभाव प्रचलित हुआ करता था, तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 15 में अब ये व्यवस्था की गई है कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही आर्टिकल 15 में ये भी व्यवस्था की गई है
कि सरकार स्त्रियों तथा बच्चों के हितों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकती है और पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों या अन्य पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो इन्हें हम आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं मान सकते। अगर महिलाओं के लिए कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चों के लिए सरकार के द्वारा कोई विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, तो इसे हम अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं मान सकते हैं। आर्टिकल 15 के अंदर जो है वो इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि बेशक एक तरफ जो है वो हमारा संविधान ये कहता है कि हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी को कोई विशेष सुविधाएं नहीं देनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम अनुसूचित जातियों को, स्त्रियों को, अनुसूचित जनजातियों को, पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं दे भी रहे हैं। तो ये अगर ये विशेष सुविधाएं उनको दी जा रही हैं तो किस लिए? इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए। जो असमानता ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस असमानता को समाप्त करने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि इन वर्गों को भी अन्य वर्गों के समान ऊपर उठाया जा सके। इसलिए इन वर्गों को दी जाने वाली सुविधाएं आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 किससे जुड़ा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां करते समय भारत के नागरिकों के साथ धर्म, रंग, लिंग, नस्ल और जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार के द्वारा रोजगार देते समय, सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट करते समय धर्म, रंग, लिंग, नस्ल और जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दी जाएगी। योग्यता को लेकर सरकार के द्वारा क्राइटेरिया फिक्स किया जा सकता है, लेकिन धर्म, रंग, लिंग, नस्ल या जाति आदि के आधार पर किसी से कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है वो हमारे आर्टिकल 16 में की गई है। लेकिन यहाँ भी जो है वो कुछ अपवाद हैं। संसद के द्वारा कुछ राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जहाँ पर उस राज्य के लोगों के लिए ही वो सर्विसेज जो है वो रिजर्व की जा सकती हैं। ऐसा संसद को अधिकार दिया गया है कि जन्म स्थान के आधार पर कुछ सेवाओं का आरक्षण जो है वो उस राज्य के लोगों के लिए किया जा सकता है। इसी तरह से हमने पहले भी बात की कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी जो है वो नियुक्ति करते समय स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं कि अगर इन वर्गों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, तो इसको हम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का वायलेशन जो है वो इसको नहीं मान सकते हैं। इसके बाद है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है। आज किसी को अछूत कहना या समझना कानूनी अपराध बन गया है और ऐसा करने वाले को सज़ा दी जा सकती है। एक समय ऐसा था जब हमारे समाज में छुआछूत की प्रवृत्ति पाई जाती थी। समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको अछूत माना जाता था। समाज के उच्च वर्गों के द्वारा उनसे भेदभाव किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, इस सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए हमारे संविधान के द्वारा आर्टिकल 17 में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई अब छुआछूत को प्रैक्टाइज करता है,
छुआछूत अपनाता है या छुआछूत करता है तो ऐसा करना अब अपराध माना जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट पारित किया गया और 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है वो पारित किया गया। ये कानून बनाकर छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त किया गया है और इन कानूनों के द्वारा अब इसको एक गंभीर अपराध माना गया है और ऐसा करने वाले के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है उपाधियों की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य के द्वारा नहीं दी जा सकती है। हमारे भारत में पहले बहुत सारी उपाधियां अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतीयों को दी जाती थी, जैसे राय बहादुर, दीवान बहादुर, सर आदि। इस तरह की कुछ उपाधियां जो थी वो भारतीयों को प्रदान की जाती थी और ये महसूस किया गया कि इस तरह की उपाधियों से कहीं ना कहीं सामाजिक एकता प्रभावित होती है और उस सामाजिक एकता की वजह से राष्ट्रीय एकता जो है वो भी कमज़ोर होती है। तो इसको सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ माना गया। यही कारण था कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये व्यवस्था कर दी कि किसी भी तरह की कोई ऐसी उपाधि जो है वो राज्य के द्वारा लोगों को प्रदान नहीं की जा सकती है। सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा राज्य के अधीन किसी लाभ वाले पद पर है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। समाज में एकता लाने के लिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो की गई है ताकि इक्वलिटी रहे, समाज में एकता बढ़े और राष्ट्रीय एकता जो है वो मजबूत हो, उसको बढ़ाया जाए। इस मकसद से जो है वो ये जो व्यवस्था थी इसको समाप्त किया गया आर्टिकल 18 के द्वारा। तो ये है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। 14 से लेकर 18 तक जो है जो व्यवस्था हमारे पहले मौलिक अधिकार के अंदर की गई है। 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव की मनाही, 16 में अवसर की समानता, 17 में छुआछूत की समाप्ति और 18 में उपाधियों की समाप्ति की गई है। सो इट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।